सावरकर हम्म, का केस सबसे यूनिक है। पहले तो वो हम्म, क्रांतिकारी के रूप में गए, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ थे। उन वहाँ रहकर उन्होंने जो किताबें जो अपना फ़ॉर्मूला बनाया, वो था हिंदू राष्ट्रवाद का। अभी तक तो जी, वो केवल ब्रिटिश विरोधी थे, अब उन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद की कल्पना को बनाया और 1911 से उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने दया याचिकाएँ प्रस्तुत करने की कोशिश की। और आपने बिल्कुल सही बताया कि दया याचिकाओं में भी लोग कन्फ्यूज़न करते हैं, 5 है कि 7 है। पर एक मैं इस किताब की क्रेडिट में कह दूँ कि शायद हिंदी में ये पूरी दया याचिकाएँ पहली बार आई हैं। दया याचिका में वो इस हद तक जाते हैं कि मैंने जो पहले काम किए वो गलत थे। हम्म, मैं अपने रास्ते से भटक गया था। मैं तो आपका जी, बेटा ही हूँ, मुझे अपनी गोद में वापस ले लीजिए। तो आप जो कहेंगे, मैं उसके आधार पे समाज में चलूँगा। और हम्म, अपने जैसे बहुत सारे नौजवान जो भटक गए मतलब जो ब्रिटिश विरोधी हो गए, उनका भटकाव का मतलब है हम्म, ब्रिटिश विरोधी, उनको भी मैं इस जी, जी, तरफ लाने की कोशिश करूँगा। और उसमें मर्लो मोंटेग्यू रिफॉर्म्स की बात हो रही थी, इन्होंने कहा मैं इसमें भी सरकार की पूरी मदद करूँगा। अब आप ये बताइए कि सावरकर अंडमान की जेल में है, गांधी उस समय दक्षिण अफ्रीका में है, 1911-12 में हम्म, जब ये पहली याचिका लिख रहे हैं, गांधी उस समय दक्षिण अफ्रीका में है, 1915 के बाद यहाँ आते हैं। तो इसमें तो कोई सच्चाई है ही नहीं। अंग्रेजों को लगा कि अगर जिन्ना के मुकाबले किसी को रखना है हिंदू राष्ट्रवादी के रूप में, तो सावरकर उसमें सबसे उचित रहेंगे। तो ये कई कारण हो हम्म, सकते हैं जिसके कारण अंग्रेजों ने उनको 1923 में छोड़ा। पहले यरवड़ा जेल पूना में, बाद में कहा कि आप रत्नागिरी छोड़कर नहीं जा सकते। तो ये उनके जीवन का एक इतिहास है जिसको मैंने इसमें अंडरलाइन करने की कोशिश की। गांधी का जो विशाल हृदय था, कोई भी जो ब्रिटिश के खिलाफ था, गांधी ने उसकी उनका आदर किया। और इसलिए आप देखें, जी, लगातार देखिए, सावरकर के लिए उन्होंने लिखा, भगत सिंह के लिए लिखा। ये लोग उसको भी हमको भुला देना चाहते हैं कि भगत सिंह के लिए 1921 में कांग्रेस में जो प्रस्ताव किया था वो लिखा था, वो गांधी जी ने लिखा था। गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को 2 पत्र लिखे थे। और तीसरा देखिए, सुभाष चंद्र बोस, जिसके बारे में लोग अभी ये फैलाते हैं, सुभाष चंद्र बोस और गांधी के रास्ते अलग हो गए, पर गांधी ने देखा ये जो है लड़ तो अंग्रेजों के खिलाफ रहा है। इसीलिए वो बाद में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के समय गांधी कहते हैं, ये तो देशभक्तों के बीच का राजकुमार है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज मेरे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। पहले दिखा देता हूं कवर, और डिस्क्रिप्शन में इस किताब के बारे में कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह मैं आपको दे दूंगा। किताब का नाम है सावरकर क्रांतिकारी, दया याचिकाएं और हिंदू राष्ट्रवाद। मतलब इस किताब में पूरा जो ट्रांसफॉर्मेशन है सावरकर का, उसको समेटने की कोशिश की गई है। अभी अभी आई है और 80 रुपए किताब है। दिल्ली से प्रकाशित हुई है। इनका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उद्भावना प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। लेखक प्रोफेसर राम पुनियानी साहब है। आप लगातार अम्बेडकर नामा पे बहुत ही संजीदगी से आप उनको सुनते रहते हैं। पहले कुछ कंटेंट्स में आपको बता दूं, उसके बाद सीधे पुनियानी साहब के पास लेकर चलूंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि इस किताब में क्या है, क्योंकि मेरी नजर में इसमें कुछ खास बात है। और खास बात यह है, मेरी नजर पड़ी है दया याचिकाओं पर। कई याचिकाएं हैं, हम लोग के नजर से सिर्फ 3 ही गुजरी थी अब तक, लेकिन इसमें 5 याचिकाएं हैं, 13 से लेकर 21 तक। उसके बाद उनके नाते रिश्तेदारों की ओर से भी याचिकाएं दी गई है, वो भी है इसमें। इसलिए बहुत ही शानदार है। किताब 2 खंडों में है। उसका चर्चा है, पुस्तक समीक्षा है, परिशिष्ट है। परिशिष्ट में याचिकाएं दी गई है और खंड 1 में सावरकर जीवन और विचारधारा, वीर सावरकर, अर्धवीर सावरकर, हिंदुत्व और द्विराष्ट्र का सिद्धांत, गांधी के पुतले की हत्या का आयोजन क्यों, गांधी जयंती पर गोडसे जिंदाबाद का ट्विटर पर तूफान, क्या गांधी ने सावरकर को दया याचिकाएं दाखिल करने के लिए कहा था। मतलब ये पूरे संदर्भों को वर्तमान
काल में अभी जो हो रहा है गांधी और सावरकर के नाम पर, उससे कनेक्ट करने की, लिंकेजेस स्थापित करने की कोशिश की गई है। खंड 2 में है सावरकर का राष्ट्रवाद बनाम भारतीय राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता आंदोलन, सावरकर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विभाजन की प्रक्रिया की सामाजिक जड़ें, हिंदुत्व और हिंदू धर्म में क्या संबंध है, हिंदू राष्ट्र का एजेंडा क्या है, हिंदू राष्ट्रवाद उत्पत्ति से वर्तमान शासन तक एक अवलोकन। अर्थात अगर नटशेल में कहूं तो अतीत से जो वर्तमान है उसके बीच एक संबंध स्थापित करने की कोशिश की गई है प्रमाणों के साथ। इसलिए किताब बहुत ही दिलचस्प है। फिर एक बार कवर दिखाता हूं और ये कंटेंट मैंने पढ़ दी है। अब इसके डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स डाल दूंगा और सीधे पुनियानी साहब के पास लेकर चलता हूं। पहले उनको बधाई देता हूं इस नई किताब के लिए और नए तथ्यों को सामने लाने के लिए, और शुरू करते हैं, उनसे पूछते हैं क्या है इस किताब में खास। स्वागत है सर अम्बेडकर नामा में। बहुत धन्यवाद रतनलाल जी। सर थैंक यू। आपका बहुत धन्यवाद आपका इस किताब के बारे में इतनी उदारता से कहने के लिए। और जैसे आपने सवाल खड़ा किया है, ये किताब क्यों लिखी गई। अब वास्तव में तो बात जी ये है कि ये अलग-अलग टाइम पे जो प्रक्रियाएं समाज में हुई, उसके प्रतिक्रिया के रूप में लिखी गई। और जैसे मैं शुरू में आंदोलन में आया, तो उस समय मैं काफ़ी जी सुनता था, एक तरफ से वीर सावरकर और दूसरी तरफ से देखता था कि उनके माफ़ीनामों की भी चर्चा है। तो कई आर्टिकल्स जी को मैंने फिर समझने की कोशिश की और उस समय मैंने पहला लेख लिखा था, वीर सावरकर अर्धवीर। अर्धवीर यानी कि शुरू के समय में वो क्रांतिकारी थे। अब ये बात ये है कि और है कि बाकी क्रांतिकारी समाजवाद से प्रभावित थे और सावरकर जो थे वो मैज़िनी, जो बाद में फाशीवाद की विचारधारा के जनक रहे हैं, उनसे प्रभावित थे। ये बात उसके बावजूद उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो क्रांतिकारी कदम थे, वो उठाए। यहाँ तक तो मुझे ये लगा। फिर बाद में जब मैंने जी देखा कि उनकी जीवनी को अगर आप ट्रेस करें, तो फिर वो उनको जो इंग्लैंड में उन्होंने कर्ज़न वाइली के मर्डर के लिए हथियार उपलब्ध जी कराए थे और उसके कारण उनको सज़ा हुई और एक और अपराध भी था उनके ऊपर। उन्होंने अपने भाई को कुछ हथियार भेजे थे भारत में हिंसा करने के लिए। तो इसके कारण उनको अंडमान में काले पानी की सज़ा हुई, इसमें कोई शक जी नहीं है। और हम ये भी समझ लें कि जब उनको जहाज अंडमान की तरफ ले जा रहा था, तो फ्रांस का जब कोस्ट आया, तो वहाँ उन्होंने फ्रांस का जो तट तट कहते हैं ना, समुद्री तट के थोड़ा जी करीब वो समुद्र वहाँ डॉक करने वाला था, समुद्र पे जहाज डॉक करने वाला था, तो वो जो ये बाथरूम के विंडो से कूद गए और करीब 30-40 मीटर तैर कर वो फ्रांस की ज़मीन में गए। अब वहाँ भी ये ब्रिटिश ऑफिसर ने उनको पकड़ कर लाए और उनको अंडमान की जेल में ले गए। अब यहाँ ये समझने वाली बात है, पहली बात तो उनके गौरवीकरण में कहा जाता है कि उन्होंने समुद्र की बहुत लंबी यात्रा तैर कर पार की, वो गलत है। ये कोई बहुत लंबा नहीं था, ये करीबी तैराक जो कर सकता है वो था। दूसरा जो कहा जाता है कि जेल में उनको यातनाएँ दी गई, अब ये बात तो सच है। जेल कोई पिकनिक की जगह तो होती नहीं है और जेल में वो अकेले कैदी नहीं थे, ये बात याद रखिए। जेल में जी भारत के बहुत सारे वीर जो कैद थे, उन्होंने वो थे और उसमें से केवल 2 या 3 ने माफ़ीनामा लिखा। एक ने माफ़ीनामा लिखा स्वास्थ्य के आधार पे, दूसरे ने माफ़ीनामा लिखा, पर वो जब दूसरा व्यक्ति, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उसने माफ़ीनामा लिखा, पर जब वापस वो जब भारत आया, तो वो अंग्रेज़ों के खिलाफ गतिविधि में शामिल हो गया। अब सावरकर का केस सबसे यूनिक है। पहले तो वो क्रांतिकारी के रूप में गए, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ थे। वहाँ रहकर उन्होंने जो किताबें जो अपना फ़ॉर्मूला बनाया, वो था हिंदू राष्ट्रवाद का। अभी तक तो जी वो केवल ब्रिटिश विरोधी थे, अब उन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद की कल्पना को बनाया और 1911 से उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने दया याचिकाएँ प्रस्तुत करने की कोशिश की। और आपने बिल्कुल सही बताया कि दया याचिकाओं में भी लोग कन्फ्यूज़न करते हैं, 5 है कि 7 है। पर एक मैं इस किताब की क्रेडिट में कह दूँ कि शायद हिंदी में ये पूरी दया याचिकाएँ पहली बार आई है, मेरा अंदाज़ ऐसा है। आई एम नॉट वेरी श्योर, पर जहाँ तक मेरा अंदाज़ा अभी तक अंग्रेज़ी वगैरह में आई थी,
हिंदी में आने का उनका ये पहला अवसर है। ठीक है, अब जी। आप दया याचिका करते हैं और दया याचिका में वो इस हद तक जाते हैं कि मैंने जो पहले काम किए वो गलत थे, हम्म। मैं अपने रास्ते से भटक गया था, मैं तो आपका जी। बेटा ही हूँ, मुझे अपनी गोद में वापस ले लीजिए। तो आप जो कहेंगे मैं उसके आधार पे समाज में चलूँगा और हम्म। अपने जैसे बहुत सारे नौजवान जो भटक गए मतलब जो ब्रिटिश विरोधी हो गए, उनका भटकाव का मतलब है हम्म। ब्रिटिश, उनको भी मैं जी इस जी। तरफ लाने की कोशिश करूँगा। और उसमें मर्लो मोंटेग्यू रिफॉर्म्स की बात हो रही थी, इन्होंने कहा मैं इसमें भी सरकार की पूरी मदद करूँगा। तो खैर ब्रिटिश ने भी शुरू में हम्म। तो उनकी बात को स्वीकार नहीं किया, पर धीरे-धीरे जैसे समय हम्म। आगे गया, तो उन्होंने उनकी बात को ये कर दिया। यहाँ एक बात और कर दूँ, इसी दौरान राष्ट्रीय कांग्रेस, उनके जो भी विचार हों, वो अपनी ओर से कोशिश कर रहे थे कि इस प्रकार के जो देशभक्त थे, उनकी रिहाई के लिए ये भी बात कर रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है। तो हम्म। पर सावरकर ने उनकी बातों को ख्याल नहीं किया और वो खुद दया याचिका लिखते रहे एक के बाद एक के बाद एक। और उसी में एक यहाँ ये जोड़ दूँ कि अब आगे के चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे कि अभी राजनाथ सिंह जी ने कहा कि सावरकर ने जो दया याचिका लिखी, वो तो गांधी के कहने पे की। अब यानी वो एक होता है ना, झूठ के निर्माण की फैक्ट्रियाँ, उसकी जो किस सीमा तक आप जा सकते हैं। अब आप ये बताइए कि सावरकर अंडमान की जेल में है, गांधी उस समय दक्षिण अफ्रीका में है, 1911-12 में हम्म। जब ये पहली दया याचिका लिख रहे हैं, गांधी उस समय दक्षिण अफ्रीका में है, 1915 के बाद यहाँ आते हैं, तो इसमें तो कोई सच्चाई है ही नहीं। पर हाँ, एक बात है कि एक बात इसमें किताब में आगे मैंने स्पष्ट किया है कि सावरकर के भाई डॉक्टर नारायण सावरकर ने गांधी जी को लिखा कि हम क्या करें, हमारा भाई तो जेल में हम्म। है और हम कुछ करना चाहते हैं। गांधी जी ने कहा देखिए, आप अपना पूरा केस एक याचिका, दया याचिका नहीं, याचिका के रूप में तथ्यों के साथ लिखकर अंग्रेज सरकार को भेजो। और क्योंकि इसमें एक ही बात को अंडरलाइन कीजिए, रेखांकित कीजिए कि ये अपराध जो उन्होंने किया था, वो निजी हम्म। कारणों से नहीं था, ये राजनीतिक कारणों से था, इसलिए इस अच्छा। पर विचार करना चाहिए। तो ये गांधी जी ने बहुत क्लैरिटी से ये बात 1919 या 1920 की है और राजनाथ सिंह जी बोल रहे हैं तब तक तो ये 4-5 दया याचिका लिख चुके थे। तो खैर इसमें दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि सावरकर की जो राष्ट्रवाद की बात उनके मन में विकसित हुई, वो इसी दौरान हुई। और कई लोगों का ऐसा अंदाज है, क्योंकि वो इस समय तक हिंदू राष्ट्रवाद की बात करने लगे, अंग्रेज़ों को भी ये बात, खैर अंग्रेज़ों की जासूसी तो बहुत स्ट्रॉन्ग थी और अंग्रेज़ों को लगा कि अगर जिन्ना के मुकाबले किसी को रखना है हिंदू राष्ट्रवादी के रूप में, तो सावरकर उसमें सबसे उचित रहेंगे। तो ये कई कारण हो हम्म। सकते हैं जिसके कारण अंग्रेज़ों ने उनको 1923 में छोड़ा, पहले यरवड़ा जेल पूना में, बाद में कहा कि आप रत्नागिरी छोड़कर नहीं जा सकते। तो ये उनके जीवन का एक इतिहास है जिसको मैंने इसमें अंडरलाइन करने की कोशिश की और इसमें मेरे 2 एम्फेसिस है। 2 एम्फेसिस एक है जी। कि दया याचिकाएँ तो बहुतों ने लिखी होंगी, 2-3 और लोगों ने लिखी है, पर किसी ने इस प्रकार का समर्पण नहीं किया और समर्पण हम्म। के आगे ये वादा कि आप जो कहेंगे मैं उसी रास्ते पर चलूँगा और ये जो उन्होंने लिखा उस रास्ते पर वो चले। छूटने के बाद उन्होंने ब्रिटिश विरोधी कोई गतिविधि नहीं की। 1942 में अब ये लोग अफ़वाह फैलाते हैं, ये किताब में शायद नहीं है, ये लोग अफ़वाह फैलाते हैं कि सावरकर ने सुभाष बोस को कहा कि आप जाके फ़ौज बनाइए, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़िए। इनका ये कानाफूसी के माध्यम से फैलाते हैं। अब ये देखिए इसमें सच्चाई कहाँ से हो सकती है? सुभाष बोस ने आज़ाद हिंद फ़ौज बनाई और जो ब्रिटिशों के खिलाफ थी और ब्रिटिशों को मदद करने के लिए सावरकर ने उनकी फ़ौज में रिक्रूटमेंट कराया। तो ये तो हम्म। एक इतना हास्यास्पद चीज़ है, इस प्रकार के कारणों से उनको गौरवान्वित करना। तो ये चलती रही और इसी बीच में एक बात याद आ गई मुझे, क्योंकि अभी जयपुर में आप भी थे, तो उस जी। समय जो बात आई और अभी कर्नाटक सरकार ने किताबों में गौरवीकरण तो इनका शुरू कर दिया है अलग-अलग तरीके से और गौरवीकरण में एक जो बात मज़ेदार लिखी है वो ये कि वो रोज़ रात को बुलबुल पर बैठकर भारत आते थे। अब ये
मतलब किस प्रकार की किंवदंतियों को हम खड़ा कर रहे हैं, उसकी भी कोई सीमा होती है कि भाई उनको देश से इतना प्रेम था कि बुलबुल के पंख पर बैठकर वो भारत आते थे, रोज रात को भारत का दर्शन करके वापस चले जाते थे। अब इस प्रकार की चीजें कर्नाटक की किताब में डाली जा रही हैं। अब आप इसको एक कल्पना के रूप में रखें या कविता के रूप में रखें तो बात और होती है, पर आप इसको तथ्य के रूप में जब रखते हैं तो इससे ज्यादा तो हास्यास्पद बात नहीं हो सकती। हमने अभी जी तक जी। पुष्पक विमान का सुना था, पुष्पक विमान पर बुलबुल पे बैठ के यात्रा की जा सकती है, तो एक नया नई खोज है हमारे लिए भी। Anyway, सर इस किताब में जो कंटेंट मैं देख रहा था, मेरे पास आपने किताब मुझे दी थी कि ये अर्धवीर जो कह रहे हैं आप, तो अर्धवीर जी यही दो पार्ट इनका जो है लाइफ का इंडिकेट कर रहे हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल। दो पार्ट, और वो जी बिफोर जी जेल जाने से पहले और जेल जाने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। जेल और जाने के पहले जो उनकी वीरता को स्वीकार करना चाहिए, इससे हमको जी परहेज नहीं होना चाहिए कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक अपने साथियों को प्रेरित किया हिंसा के रास्ते पर चलने का, वहाँ उनको वीर कहना तो बनता है। पर बाद में जो हुए वो तो एकदम पूरी तौर से अंग्रेजों के चरणों में लौट गए। और ये बात भी मैंने इस किताब में उसका भी प्रमाण दिया है कि उनको आजन्म 60 रुपया महीना पेंशन मिलती रही, और ये पूरे डॉक्यूमेंट्स में है। और रतनलाल जी आप कल्पना कीजिए उस समय 60 रुपए का कितना महत्व होता होगा। मेरे ख्याल से उस समय सोना जो था, सोना तो उस समय तो ग्राम नहीं था, तोला होता था, तोला। तो 10 रुपए तोला सोना मिलता था। तो यानी आप महीने की सैलरी से 3 तोला सोना खरीद सकते थे, इतना इतनी भरपूर पेंशन उनको जन्म भर मिलती रही। नहीं, 1962 में तो सीआई से $195 पर वीक भी लेते थे। वो खैर वो जी वो अलग बात है, वो अलग मैंने बात डॉक्यूमेंट है मेरे पास। अच्छा, ये है। आपने स्टैब्लिश लिंकेजेस स्टैब्लिश करने की कोशिश की है। जी गांधी के पुतले की हत्या का आयोजन क्यों, और गोडसे जिंदाबाद का ट्विटर पर उफान, ये आपके जहन में कैसे आया, मतलब? ये मेरे जहन में इसलिए आया कि अभी देखिए पिछले कुछ सालों से गोडसे और का महिमा मंडन हो रहा है। और ये जी जो अभी के ताकतें सत्ता में हैं, गांधी का विरोध खुले रूप से तो कर नहीं सकती, क्योंकि उनकी दुनिया में जो जी। पहचान है उसके आधार पर खुले तो कर नहीं सकती। पर वो एक जो कहते हैं ना हम्म। गुरिल्ला मेथड फ्रिंज एलिमेंट्स करते रहते हैं। तो उसको जो जी पूनम शकुन पांडे ने उनके पुतले पर गोली चलाई थी 2-3 साल पहले, और ट्विटर पर हर साल आता है गोडसे की जयंती पर महात्मा नाथूराम जी गोडसे अमर रहें, इस प्रकार का ट्विटर स्टॉर्म भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। और यहाँ फिर जी। चालाकी यही है कि उनको फ्रिंज एलिमेंट भाई वो तो हमको उनसे कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, ये एक उनकी चालाकी है। पर मेरा विश्वास है वो सब मिले जुले, हम्म। उसको डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं कि आप चाय पिलाइए, दूसरे लोग आपको गाली देंगे, और हम दोनों मिलकर ही लोगों के बीच में काम करेंगे। इस प्रकार का एक माहौल खड़ा किया गया है। सर, ये जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बात कही, गांधी का जो संदर्भ आता है कि दया याचिका के लिए गांधी ने कहा था, राजनाथ सिंह ने भी इस बात को कहा, उसके बाद इस पे विमर्श तेज हो गया। ऐतिहासिक तथ्य क्या कहते हैं? ये ऐतिहासिक तथ्य कहते हैं कि उस समय गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे 1915 तक, जी और सावरकर की दया याचिका 1912-13 से चालू हो जाती है। उनकी शुरुआती की याचिकाएं से उनसे उनसे ही हुई। और गांधी ने 1919-20 में कि आप याचिका लिखिए, दया याचिका मत लिखिए, ये बात सही है। हम्म गांधी का उसका मैंने पत्र इसमें दिया है कि जो उनके भाई डॉक्टर हम्म नारायण सावरकर को लिखते हैं कि आप अपना केस जो है वो हम्म सामने रखिए, क्योंकि इसमें सच्चाई ये है कि सावरकर ने कोई निजी कारण से तो किया नहीं है, ये एक राजनीतिक कारण से उन्होंने किया है। इसलिए आपका पूरा हक बनता है कि एक राजनीतिक तौर पे अंग्रेजों के सामने आप याचिका लिखिए। और ये फर्क कीजिए, देखिए रतनलाल जी, याचिका और दया याचिका में बहुत फर्क होता है। तो ये अंतर है। कि आप अपना केस सरकार हम्म के सामने रख रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। हम्म। जी जी जी।
तो मर्सी पिटीशन और पिटीशन में अंतर है, उसमें से नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाते हैं। इसी तरह इतिहास में कुछ व्याख्याएं नेता लोग करते हैं। दूसरा खंड भी दिलचस्प है आपका, सावरकर का राष्ट्रवाद बनाम भारतीय राष्ट्रवाद। जी इसमें थोड़ा प्रकाश डालेगा। देखिए, इसमें मैं मुख्य रूप से ये देखता हूँ कि जो भारतीय राष्ट्रवाद है वो कोई जी। अनादिकाल से नहीं था। जैसे डॉक्टर हम्म सुरेंद्रनाथ बैनर्जी अपनी किताब में लिखते हैं, इंडिया नेशन इन द मेकिंग। भारत बना हम्म बना और मुख्य रूप से किन मूल्यों पे बना? एक तरफ से जाति व्यवस्था का विरोध, स्त्रियों के बीच में शिक्षा, आधुनिक शिक्षा, उद्योग धंधे, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इसके आधार पे, धर्मनिरपेक्षता के आधार पे आधुनिक भारत बना। और जो पुराने वर्ग के लोग थे, एक तरफ मुस्लिम जमींदार, राजा, मुस्लिम नवाब और ये, उनकी तरफ से मुस्लिम राष्ट्रवाद आया, और दूसरी तरफ से यहाँ के जो हिंदू राजा, जमींदार और पुरोहित वर्ग था, उसकी तरफ से हिंदू राष्ट्रवाद आया। तो ये हिंदू राष्ट्रवाद, मुस्लिम राष्ट्रवाद और भारतीय राष्ट्रवाद, ये 3 प्रकार के राष्ट्रवाद आज़ादी के आंदोलन में उपजे। अब ये बात जी मैं यहाँ रेखांकित करना चाहता हूँ कि यहाँ के मुख्य संख्यक मुसलमानों ने मुस्लिम राष्ट्रवाद का समर्थन नहीं किया। नहीं किया। मेजॉरिटी हिंदूज ने हिंदू राष्ट्रवाद का समर्थन नहीं किया। तो ये 3 प्रकार के राष्ट्रवाद हैं। इसलिए जब हम राष्ट्रवाद की बात कहते हैं, अरे हम बहुत राष्ट्रवादी हैं, पर राष्ट्रवाद के सामने आपको ये लिखना जरूरी है कि आप भारतीय राष्ट्रवादी हैं या हिंदू राष्ट्रवादी हैं। तो आज के समय में, आज की राजनीति में राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद कहा जाता है और उसके नाम पे हिंदू राष्ट्रवाद को सामने कर दिया जाता है। और इसीलिए आप देखेंगे आज़ादी के आंदोलन के दौरान बाबा साहब आम्बेडकर हमारे मूल्यों को उन्होंने कैसे शेप किया। ये राष्ट्रवाद कोई हवा से नहीं आया कि समाज में जो सुधार चल रहे थे, अब आम्बेडकर उसके प्रतीक के रूप में मनुस्मृति का दहन करते हैं। मनुस्मृति का दहन इसलिए करते हैं कि वो जो हिंदू राष्ट्रवाद का आधार है, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, इसकी ऊंच नीच, स्त्रियों को दुय्यम दर्जा, इसके आधार पे मनुस्मृति का दहन करते हैं। और भारतीय राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में वो भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बनते हैं। मुझे तो अम्बेडकर के जीवन में ये 2 राष्ट्रवाद का क्लियर कट, एक स्पष्ट फर्क दिखता है। एक तरफ है मनुस्मृति, एक तरफ है भारतीय संविधान। तो यही बात करना चाहिए। अब मुस्लिम राष्ट्रवाद की ज्यादा आलोचना करके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि मुस्लिम राष्ट्रवादी तो ज्यादा पाकिस्तान चले गए, कुछ बांग्लादेश में रह गए, उसकी भी हमको उतनी आलोचना करना चाहिए। कोई धर्म के नाम का कोई भी राष्ट्रवाद हो, उसके मूलभूत मूल्य वही रहते हैं। इस किताब का पीडीएफ मुझे भेजिएगा सर, मैं चाहता हूं कि पढ़ पढ़ के पूरे चैप्टर में अपने दोस्तों को अम्बेडकरनामा पे सुनाऊं। अंतिम सवाल एक परिशिष्ट पे आता हूं सर, कि आपने 5 दया याचिका का जिक्र किया 1913 से लेके 21 तक। ये 5 सावरकर ने खुद लिखी थी? खुद लिखी, ये खुद लिखी थी। अच्छा, उसके बाद उनके भाई की ओर से भी दया याचिका गई है, श्रीमती यमुना बाई की ओर से भी याचिका गई है, और उनकी पत्नी डॉक्टर सावरकर को गांधी का क्या उत्तर है, और तीनों सावरकर भाई, ये कुछ दिलचस्प है इसमें। जी अब ये देखिए, गांधी की विशालता देखिए आप। लोग गांधी के खैर बहुत सारी आलोचना की जा सकती है, पर उन्होंने ये देखा कि इनका विचारों से मेरा मतभेद है, ठीक है, पर इन्होंने भी देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ कदम उठाए शुरू में। तो गांधी उनका पहला भाग देखते हैं, बाद में तो भाग उनको जब दिखा तो वो तो खैर उनको खत्म ही कर दिया जाता है इसी विचारधारा द्वारा। तो गांधी का जो विशाल हृदय था, कोई भी जो ब्रिटिश के खिलाफ था, गांधी ने उनका आदर किया। और इसलिए आप देखें, लगातार देखिए, सावरकर के लिए उन्होंने लिखा, भगत सिंह के लिए लिखा। ये लोग उसको भी हमको भुला देना चाहते हैं कि भगत सिंह के लिए 1931 में कांग्रेस में जो प्रस्ताव किया था, वो लिखा था, वो गांधी जी ने लिखा था। गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को 2 पत्र लिखे थे। और तीसरा देखिए, सुभाष चंद्र बोस, जिसके बारे में लोग अभी ये फैलाते हैं, सुभाष चंद्र बोस और गांधी के रास्ते अलग हो गए, पर गांधी ने देखा ये जो है लड़ तो अंग्रेजों के खिलाफ रहा है, इसीलिए वो बाद में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के समय गांधी कहते हैं कि ये तो देशभक्तों के बीच का राजकुमार है। तो हम
गांधी को बहुत सारी आलोचना मैं कर सकता हूँ, पर जहाँ तक ब्रिटिश जी। विरोध था, ब्रिटिश विरोध के बारे में वो क्लियर स्पष्ट थे, और जो भी लोग ब्रिटिश विरोध में खड़े थे उनके लिए वो उनको पूरा उस लेवल पे समर्थन करते थे, आदर करते थे। चलिए सर, शुक्रिया, और आपने समय दिया। और दोस्तों, ये किताब है, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल रहा हूँ पूरा किताब। आप मंगवाइए, जरूर पढ़िए इसको। और मैं पुनियानी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसका पीडीएफ मुझे भेज दे, मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा। और किताब खरीदिए, 80 रुपए की किताब है, आप खरीदिए, मंगवाइए, पढ़िए और दोस्तों को पढ़वाइए। गिफ्ट में भी लोगों को दीजिए। आप जाते हैं, जो बुके लेके जाते हैं, उससे बढ़िया 5 किताब लेके जाइए, लोगों को गिफ्ट दीजिए, पढ़वाइए। पूरा वीडियो सुनिए, शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू।